मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पांड्या। और आज लगातार तीसरा दिन था जब हमें बाजार में गिरावट देखने मिली। ग्लोबल संकेत खराब थे, वो तो था ही, लेकिन इसके साथ रुपया जो था वो कहीं ना कहीं आज कमजोर होते हुए नजर आया है। और इसी के चलते आपने देखा है कि आज बाजार में अच्छा खासा दबाव था। लेकिन प्रदीप, निचले स्तर से कुछ संभला भी है बाजार। मैं देख रहा था मिड कैप इंडेक्स तो एटलीस्ट मुझे याद है एक समय करीब 100-110 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, बंद होते होते करीब 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट रह गई। और ऐसा ही कुछ हाल मार्केट में भी था। तो निश्चित तौर से जरूर कुछ खरीदारी हुई है, लेकिन मूड तो अभी भी बिगड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ग्लास एक चौथाई भरा हुआ है, ओके। 3/4 खाली है। ओके। क्योंकि अब ऊपर से गिरे थे 250 पॉइंट और 200 पॉइंट ऊपर बंद हुए, 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ही बंद हुए। तो नीचे से रिकवरी हो गई। निफ्टी भी इसी तरह से आप देखिए 57 पॉइंट घट के बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ओके। तो आप चाहे जैसे इसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से राहत की बात यह है कि मैं देख रहा था निफ्टी के लिए आज 10,700 के टारगेट वो हासिल हुए, बैंक निफ्टी के लिए 27,200 के टारगेट वो हासिल हुए, लेकिन 27,200 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं हुआ। तो ये नया फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं हुआ। वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को इसने होल्ड किया है और 10,700 के नीचे 10,715 का वो लेवल था जिस पर हमारी आखिरी घंटे के दौरान नजर थी। निफ्टी ने वो भी नहीं तोड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी गिरावट के बाद बाजार निचले सपोर्ट को होल्ड करते हुए नजर आए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई नहीं दी है। स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में फ्रेश बाइंग ऐसा नहीं दिखा कि फ्रेश बाइंग या अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिखाई दी हो। जब अच्छे नीचे के लेवल आते हैं और वहां से बाजार में शार्प मूवमेंट आता है, तेजी से ऊपर आता है, वहां से बाइंग होती है, वैसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब हमारे बाजार ट्रेड हो रहे थे आखिरी घंटे में तो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे था। कल ब्रेक्जिट का एक बड़ा वोट होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम चिंताएं बरकरार हैं और अपने देश में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से राजनीतिक समीकरण अब बन रहे हैं वो थोड़ी चिंता की बात दिखाई दे रही है। साथ आईआईपी का आंकड़ा वो भी कमजोर था। के आंकड़े को लेकर भी आप देखिए एक जो तर्क आ रहा है वो ये है कि पिछले बार त्योहार नवंबर में थे, इस बार अक्टूबर में हो गए, इसलिए आईआईपी कमजोर आया। लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये कि यही एनालिस्ट आप आईआईपी के आंकड़े आने के पहले जब अपने प्रोजेक्शंस दे रहे थे तो इनका कहना था कि 3-3.5% आईआईपी आएगा हायर बेस इफेक्ट के बावजूद। और अब अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं बेस इफेक्ट है इस वजह से आंकड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, देखिए आपके उम्मीद से तो कम है, तो डिसेलरेशन हुआ है। और अगर आपको रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही है, अब देखिए दिसंबर के जैसे ऑटो कंपनीज के आंकड़े पर लोग ये कह रहे हैं कि ईयर एंड में रजिस्ट्रेशन ऐसे भी कम हो जाते हैं। तो अब जनवरी करीब आधा हो चुका है। इसके आंकड़े देखकर पता लगेगा कि क्या खरीदारी हो रही है, क्या कोई रिपोर्ट्स अगर सामने आती है तो देखने वाली होंगी। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं वो यही है कि ऐसा कोई पिकअप जनवरी में भी दिखाई ग्लोबल भी अभी कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन के ही संकेत आ रहे हैं हर जगह से। ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ रही है और अब जरूरत है एक बड़े इंजेक्शन की जो सेंट्रल बैंक्स और सरकारों की तरफ से आता हुआ दिखाई दे। राइट, ऐसा कुछ होगा तो पता चलेगा। चलिए तब से देखेंगे। लेकिन अभी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। वीरेंद्र सोनी येस बैंक पे पूछा, आज तो प्रदीप काफी अच्छा दौड़ा, 6% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिली। ऐसी कौन सी आग लग गई इसमें? नाम सामने आ गए क्या? कौन बन रहा है एमडी सीईओ? नाम सामने नहीं आए पर उसकी अटकलें चल रही हैं और आमतौर पे ये माना जा रहा है कि कोई आउटसाइडर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों के नाम आरबीआई को रेकमेंड किए गए हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये सारी खबरें जो है अटकलें हैं, देखिए, क्योंकि एक बंद लिफाफे में नाम भेजे गए हैं यस बैंक से आरबीआई को और अब जब आरबीआई खोलेगा उनमें से चुनेगा तब पता चलेगा, तब आपको एक फाइनल व्यू लेने का मौका होगा। लेकिन यस बैंक के मामले में एक नाम सामने आ जाए और एक नया एमडी सीईओ जिसको आरबीआई भी एक्सेप्ट कर रहा है और जिसको यस बैंक का बोर्ड रेकमेंड कर रहा है, ऐसा एक नया व्यक्ति आकर बैठ जाए, यही बाजार के लिए बहुत बड़ी धाड़स वाली बात होगी। क्योंकि देखिए राणा कपूर साहब को आरबीआई के दबाव की वजह से हटना पड़ रहा है। तो इस समय जो डिफरेंस है आरबीआई और यस बैंक के बीच, वो बाजार के लिए ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। इसमें भी अगर नया सीईओ जो है वो यस बैंक के अंदर से ना होकर बाहर से आए तो शायद बाजार का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ खबरें चलती है लगता है बाजार में। खबरें चल तो रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनसाइडर भी क्यों ना हो, आरबीआई और यस बैंक के बोर्ड दोनों किसी बात पर सहमत हो जाए, ये बड़ी बात है। नाम आ जाए बस। मुझे लगता है उससे ही आपको यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो बाजार उसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये प्री न्यूज रैली थी। अगला सवाल पूछते, इसमें तो न्यूज थी डीमार्ट। यहाँ हरेश प्रजापति भी पूछ रहे हैं, अक्षय मित्तल भी पूछ रहे हैं। इनफैक्ट आज तो सभी जानना चाहेंगे कि ये डीमार्ट में करे क्या, या क्या इस लेवल पे लेने लायक है, क्योंकि लगातार दूसरा क्वार्टर है जहाँ ग्रोथ अब इनकी भी धीमी होते हुए नजर आई है और इनका प्राइस डिस्काउंट्स तो चलते रहते, तो मार्जिन तो वैसे ही हिट हो गए हैं। तो
इस स्टॉक में करे क्या प्रदीप? वैसे हाईली वैल्यूड है, वो तो है ही, ओवर वैल्यूड है। हाँ, तो रिचली वैल्यूड है। डी मार्ट अगर अभी भी आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको किसी भी गिरावट में लेना चाहिए। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। राइट। हर बार जब ये स्टॉक गिरता है तब कहते हैं, जब चढ़ता है तब भी यही कहते हैं कि देखिए इंतज़ार कीजिए, किसी वजह से 150, 200, 300 रुपये की गिरावट आए तो वहाँ लीजिए। तो इस समय अगर आप इस स्टॉक को देखें, इसका जो करीब 1700 रुपये का हाई था, वहाँ से आज ये आपको 1400 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो ऊपर से 300 रुपये का करेक्शन, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन इसने आज के दिन दिखा दिया है। कमज़ोर नतीजे इस लिहाज से हैं कि मार्जिन नहीं है, मुनाफा नहीं है, लेकिन ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ के लिए लिया है हमने। मार्केट बढ़ाने और मार्केट शेयर बढ़ाने पर इस समय इनकी नज़र है। अगर आप इसका पोटेंशियल केवल अंदाज़ा लगाएं कि कितने सारे स्टोर्स का पोटेंशियल है, अभी तो मुझे लगता है कि डी मार्ट की कहानी शुरू हुई है। तो कोई भी निवेशक जो 5 से 10 साल का नजरिया रखते हैं, उन्हें इस स्टॉक में किसी भी गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने लेकिन चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आज आप इस वक्त मुझे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा हाँ, इसमें गिरावट अभी जो आई है वो आगे जा सकती है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पोजीशन लेने की। ये स्टॉक पहले हमने जो लॉस देखे हैं, मुझे लगता है कि उनको रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो हो सकता है आपको यहाँ से भी 150-200 रुपये और नीचे के लेवल दिख जाए, क्योंकि मोमेंटम में है। इसलिए इस समय आप कुछ कह नहीं सकते कि ये कहाँ तक गिरेगा। प्रदीप, मैं तो कहीं स्टोरी भी ये भी सुन रहा था कि अब इनके जो रियल एस्टेट है उसकी भी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि वो भी इनका एक, क्योंकि इनके तो जितनी दुकानें हैं सब खुद का ही है इनका, जो भी रियल एस्टेट इन्होंने बनाया, जो लैंड इन्होंने लिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के जो रेट्स अगर कहीं ना कहीं गिर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी डीमार्ट पे शायद ऐसा दिखा नहीं कि प्रॉपर्टी के रेट्स कम हुए हों। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं किसी पॉकेट में मौका मिल रहा है लोगों को, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है मुझे तो सीरियस डाउट है। और देखिए प्रॉपर्टी डाउट मतलब कि इनकी है, आपको कहीं सस्ती रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है। ओके, देखिए जो भी आप किसी भी सबअर्ब्स में जाइए, वहाँ की जो टॉप 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप रेसिडेंशियल ढूंढ रहे हैं या जो हब्स हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप अपनी दुकान खोलें, वहाँ पे तो दाम इतने भी कम होने को तैयार नहीं है। तो इनके लोकेशन उस हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे शक है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के दाम वाकई कम हुए, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। ये देखिए दो अलग अलग नज़रिया है कि आप कैसे देख रहे हैं इसको। मेरे हिसाब से ये स्टॉक, अगर आप ट्रेडर हैं तो अब आज की गिरावट के बाद मैं कहूँगा जब तक ये 1450 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं इसको नहीं लूँगा। ये लेवल हर रोज़ मैं चेंज करूँगा, तो आप मुझे हर रोज़ अपडेट करते रहें। ये ट्रेडिंग का नज़रिया है। ओके। लेकिन एक पोजिशनल एक इन्वेस्टर का नज़रिया ये है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 200 रुपये नीचे मिलता है तो फिर मैं खरीदना चाहूँगा। टॉप लाइन ग्रोथ तो देखिए आपकी कितनी है, 35%। तेज रफ्तार से इनका कारोबार बढ़ रहा है, और मैं अपने आसपास जिस तरह से इनके नए नए टच पॉइंट्स बनते हुए देख रहा हूँ जहाँ से लोग अपना सामान उठाते हैं, तो ये बहुत ही ब्रेक थ्रू मार्केटिंग है। और देखिए मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ, महंगा वैल्यूएशन कब दिक्कत करता है, जब ग्रोथ कम हो जाए। पेज के लिए मैंने ये नहीं कहा कि आप सामने खड़े होकर के स्टॉक को खरीदिए, मैंने आयशर के लिए बेचने की सलाह दी है, क्योंकि वो वहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सेल्स पे स्लो डाउन नहीं दिख रहा, इसलिए मैं प्रॉफिट गिरने से चिंतित नहीं हूँ। और जिसको हम चैनल चेक कहते हैं, जमीन पे उतर के आपको कारोबार दिख रहा है और वो वाकई बढ़ रहा है। और एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बहुत ही सरप्राइज हुई है देख करके कि वो लोग जिनकी आमदनी इतनी अच्छी है कि वो कभी प्राइस के बारे में सोचते ही नहीं है। वो आराम से ब्रांडेड शुगर जो दूसरी अनब्रांडेड शुगर है उससे दुगने दाम पर मिल रही है, खरीद लेते हैं। ऑर्गेनिक ग्रेन्स या अनाज डबल दाम पे खरीद लेते हैं। वो भी डी मार्ट से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि वही ब्रांडेड आइटम यहाँ सस्ता मिल रहा है। तो कौन नहीं लेना चाहेगा। मुझे तो इस स्टॉक की स्टोरी बहुत ही और जो चैनल चेक की प्रदीप बात कर रहे हैं, आप सैटरडे संडे चले जाइए डीमार्ट में और जाके देख लीजिए किस तरह की भीड़ रहती है, तो आपको पता चल जाएगी कि सेल्स कैसी हो रही है। ये एक चैनल चेक आप खुद कर सकते हैं। तो हो सकता है गिरावट आए, यहाँ से मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक अभी नहीं गिर सकता। अभी तो देखिए पहला दिन था खबर के बाद, नतीजे के बाद, तो 1-2 दिन में ये बॉटम बनाएगा और फिर वहाँ से घूमेगा। उस समय आप एक ट्रेडिंग की पोजीशन भी लेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नाल्को पे लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं सौरभ खसलीवाल। 446 स्टॉक्स @71। ठीक है, आज से 4 साल का व्यू अगर आप लेने चाहें तो प्रदीप मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबली एल्यूमिनियम की जो सप्लाई है वो डिमांड से काफ़ी कम है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो प्राइस है उसको तो सस्टेन करेगी, ये तो है। डिमांड इस प्रोडक्ट की है, नो डाउट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लोबल स्टील में मेल्टडाउन आया है
वो कितना इम्पैक्ट करेगा इन कंपनीज को, ये सबसे बड़ी दिक्कत बात है। और ये कहना फिलहाल तो काफ़ी मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप 6 महीने से 1 साल का व्यू लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको दूर रहना चाहिए प्रदीप। लेकिन 71 के आसपास इन्होंने लिया है, 61 ऑलरेडी 10 रुपये गिर चुका है। तो 10 रुपए गिरने के बाद आप पूछ रहे हैं तो आपका 10 साल का नजरिया तो है नहीं। हाँ। तो आपका नजरिया है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक एक डाउन टर्न में है। मुझे नहीं समझ में आता कि आपने क्यों लिया। इसको लेने की इस समय कोई ऐसी वजह है नहीं। 65 के आसपास मिलेगा तो आप यहाँ पे निकल जाइए, अपने भाव आने का इंतजार मत कीजिए। ये स्टॉक इमीडिएटली आपको 58 तक के भी लेवल नीचे अभी और दिखा सकता है, 3-4 रुपए की जगह और बाकी है। तो फिलहाल ये रेंज है 58 से 65, जिसके अंदर ये स्टॉक घूम रहा है। जब भी ये ऊपर के रेंज में आए, 65 के आसपास आए, वहां पे निकलिए। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो गिरावट में 58 के आसपास ले सकते हैं। हाल फिलहाल का दौर देखते हुए अगर 58 के नीचे चला जाता है और बंद हो जाता है तो फिर तेजी की कोई भी पोजीशन काट लीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस का लेवल इस समय होगा। और अगर 3-4 साल रुक सकते हैं तो बात अलग है, शायद 71 का लेवल या उसके ऊपर भी मिल सकता है। साइक्लिकल सेक्टर होता है। हाँ। इसलिए मेरी राय आज से नहीं बरसों से यही है कि यहाँ पर आप बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी ना अपनाएं। इस सेक्टर में आपको साइकिल को प्ले करना चाहिए। जब अप साइकिल में हो स्टॉक, जब पूरा सेक्टर, उस समय आपको लेना चाहिए। इस समय पूरा का पूरा मेटल सेक्टर एक डाउन साइकिल में है, क्योंकि ग्लोबली ग्रोथ पे स्लो डाउन हो रहा है। जब ये ग्रोथ रिकवर होगी तब फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास टाटा स्टील भी है, अगर आपके पास JSW स्टील भी है, तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस का लेवल जरूर रखें। ये बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर सस्ते में मिलेंगी कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो आज क्यों ले। राइट। चलिए अगला सवाल, रोहित ठाकुर NCC 92 के रेट पे लेके बैठे हैं। अपना व्यू जानना चाहते हैं कि NCC पे क्या व्यू है। 92 के लेवल्स, वहाँ से तो काफी, तो मुझे लगता है अभी आजकल में ही लिया होगा इन्होंने मेरे ख्याल से। उसी उछाल में लिया था इन्होंने। जब सुना होगा कि बिग बुल ने यहाँ पे हिस्सा बढ़ाया है, तो आपने शायद फ्राइडे को ही खबर आई थी, शुक्रवार को ही लिया है। अब आज ये नीचे आ गया, ये कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए, खबर के बाद एक गिरावट आती है और बाजार का मूड भी थोड़ा बुरा था। आप 87 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगाइए और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि आपको किसी उछाल में ये शेयर 95-96 तक के लेवल देगा और वहां आपको निकलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। आज की गिरावट में आप नहीं निकले हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉप लॉस बेहद करीब है। अगर 87 के नीचे चला जाता है तो जरूर निकल जाइए। ये NCC जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और इस समय कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए हम आपको एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए, जो भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है और उसके बदले में डायरेक्ट सरकार से वो पैसे लेती है, उस कंस्ट्रक्शन का खर्च या फीस आप जो भी कहें, उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। जो भी कंपनी एक रोड बना रही है और उस रोड में जैसे जैसे काम पूरा होता जाता है वैसे वैसे उनको पैसे मिलते जाते हैं, वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जो कंपनियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करती हैं और फिर सालों साल उनकी रिकवरी का इंतज़ार करती हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत पिछले दिनों में सामने आई है। तो NCC के लिहाज से मुझे लगता है कि जो इसका डाउन साइड था वो पहले हमने आते हुए देखा, लेकिन फिर बाजार ने रियलाइज़ किया कि कंस्ट्रक्शन के प्योर कंस्ट्रक्शन प्ले के तौर पे एक कम लेवरेज्ड कंपनी जो कि अपने डेट को मैनेज कर पा रही है और यहाँ से उसको एक अपसाइड दिखाई देता है। ऐसे स्टॉक हैं बाजार में, KNR कंस्ट्रक्शन मिसाल के तौर पे, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वो भी एक अच्छा शेयर है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स पे जाइए, लेकिन गलती से भी आप वापस GMR की तरफ जाने की मत सोचिएगा। ऐसे स्टॉक जो बड़े बड़े एसेट्स ओन कर रहे हैं उनकी दिक्कतें अभी भी दूर नहीं हुई हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी और के लिए, वहां पर मौका है। इसलिए NCC आपको फिलहाल लेना चाहिए। ट्रेडर है तो मैं आपको 95-96 के टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको 150 रुपए तक के लेवल दिखाई देंगे अगले 6 से 12 महीने के दौरान। 150? ओके, चलिए, मतलब यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। एक अगला सवाल लेता हूँ प्रदीप में। धीरज पंचोली JK पेपर लेके बैठे हैं, 150 पे होल्ड करूँ या सेल करूँ, ये जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नतीजे एक बार देख लीजिए। इन स्टॉक्स में दरअसल वो जो शुरुआती यूफोरिया था वो खत्म हो गया है। काफ़ी सारी कंपनियों में कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नतीजे से काफ़ी हद तक पेपर की स्टोरी क्लियर होगी, क्योंकि बाजार ने बहुत सारी होप बिल्ड कर ली कि प्लास्टिक खत्म, मतलब हर जगह पेपर का इस्तेमाल होगा, और हो भी रहा है। हम आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ज़रूरत है, जो डिमांड है, वो सारी कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही। तो कौन सी कंपनी सही सेगमेंट में है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। JK मुझे लगता है कि काफ़ी वेल पोजीशन है इस लिहाज से ये कंपनी, और ख़ासतौर पे इनको एक बड़ी राहत हाल में मिली जब जो बॉन्ड पेपर्स थे उनके सस्ते इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर नतीजे अच्छे रहे तो बाजार फिर से इनको री रेटिंग करके देगा। इसलिए फिलहाल अगर आपके पास पोजीशन है ना, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए
मेरा ख्याल है करीब 145 के लेवल पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। 145 के नीचे अगर ये 1 या 2 दिन बंद हो जाता है शेयर, तो उसके बाद आप एक बार की एग्जिट लें, वरना इंतज़ार करें। इस समय अपने सपोर्ट लेवल्स के करीब ही है, तो आप ये स्टॉप लॉस तुरंत लगा लीजिए। और मुझे लगता नहीं कि ये गिरेगा, मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस पहले आएगा, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉप के साथ इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और नतीजों का इंतजार कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है कि नतीजे अगर अच्छे आए तो ये स्टॉक आपको वापस से 190 195 की रेंज में जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ओके, चलिए, तो नतीजे बड़े ट्रिगर होंगे इस काउंटर के लिए। एक आखिरी सवाल लेता हूँ प्रदीप। केशव गोयल, सन टीवी 620 का कॉल 22 रुपये पे लेके बैठे हैं। कॉल लिया है, हाँ, सन टीवी का कॉल ऑप्शन लिया है इन्होंने और 22 के लेवल पे इन्होंने लेके रखा है सन टीवी का कॉल ऑप्शन। किस स्ट्राइक का कॉल है पहले ही बताइए। 620 का कॉल है, यानी यहाँ से करीब 40 रुपए ऊपर का कॉल है, का कॉल आपने लिया है और 22 रुपये 620 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं क्या? मुश्किल लग रहा है। स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा दिख रहा है मुझे पिछले करीब 2 हफ्ते से, तो मैं इस स्टॉक में इस समय आपको कॉल ऑप्शन लेने की राय हरगिज़ नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर आपके पास एक कॉल ऑप्शन है भी, अगर आपने मुझे शुक्रवार को भी पूछा होता तो मैं आपसे कहता कि आपको निकल जाना चाहिए, और आज तो पक्के तौर पे आपको निकल जाना चाहिए था, आप नहीं निकले हैं। मुझे डर है कि ये स्टॉक अभी और गिरेगा, तो मैं तो कॉल बेचकर पुट ले लूँगा। मुझे लगता है सन टीवी पहले तो नीचे जा रहा है, जब रिवर्स होगा तब देखेंगे। कॉल की पोजीशन आपकी अनवाइंड करके पुट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा शायद। एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, नरेंद्र नाहटा जी ने पूछा था पीएफसी ये 5 साल के लिए लेना चाहते हैं। 5 साल के लिए? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक अगर आपको 5 साल के लिए लेना है, तो मैं जरा देखूं, आज से 5 साल पहले इस कंपनी का जो हाई है वो था 172 रुपये और लो था करीब 64 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ साल 2014 की, 5 साल पीछे चले गए ना। अब 5 साल में ये कहाँ पहुँचा? आज तो 106 है, इसको जाने दीजिए। पिछले 2 साल में देखिए, पिछले 2017 का हाई था इसका 168 रुपये और पिछले साल का लो था 67 रुपये। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 5 साल के बाद भी अगर कोई कंपनी अपने वही हाईज और लोज बनाती है साल के दौरान, इसका मतलब है कि ये स्टॉक कहीं भी जा नहीं रहा है। ये कंपनी आपको कभी भी मुनाफा कमाकर नहीं देने वाली अगर आप बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ऐसे स्टॉक्स को हमेशा ट्रेड किया जाता है, एक रेंज में है, जब भी कमज़ोर हो जाए, गिर जाए। आज वो इस रेंज के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता गिरावट आए तो वो आप लें। और इनफैक्ट आपको अगर ध्यान में हो तो जब ये स्टॉक नीचे आया था करीब 85-86 के आसपास, तो संजीव भसीन साहब, मुझे याद है हमारे एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था ले। हाँ, वहाँ पे लेना चाहिए आपको। अब 125-150 हो जाएगा तो वहाँ पे फिर निकलिए। फिर इसको इंतजार कीजिए, जब गिरेगा, अगले साल कभी गिरेगा, कभी इसका बुरा वक्त होगा तो गिरेगा। इस तरह से ट्रेड करना है आपको। ऐसे स्टॉक लेने चाहिए जो साल दर साल नए हाइज बनाते हों और पुराने लोस पर कभी लौट कर ना आते हों। आपको फंडामेंटल्स देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये सिर्फ इतना सा काम करें, बीएसई के साइट पे जाइए, moneycontrol.com पे जाइए और वहाँ पे चार्ट देख लीजिए। जो कंपनी का चार्ट यूँ जाता है ऊपर, वहीं आपको लंबी अवधि के लिए 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहिए। अगर आप NBFCs ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस में पैसा लगाइए, IDFC बैंक में पैसा लगाइए, जो अब कैपिटल फर्स्ट इसमें शामिल हो चुका है, चूंकि हम NBFC की बात कर रहे हैं, वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। ये स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको आप 5 साल के लिए लेना चाहें। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में ही बैंक ले लें तो अभी ज़्यादा अच्छी बात है। ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL, कोई भी प्राइवेट बैंक। गिरावट में इस समय बंधन बैंक भी अच्छा मौका दे रहा है। आप चाहें तो इसको भी अगली थोड़ी गिरावट में इंक्लूड कर थोड़ा करके ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सॉलिड, अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से सेफ बेट चाहते हैं इस समय के माहौल को देखते हुए, तो एक्सिस, ICICI बेहतरीन स्टॉक है। तो प्राइवेट बैंकिंग पे करिए अपना दाव, ज़्यादा बेटर होगा। तो प्रदीप, आप विदा लेते हैं, है ना? काफ़ी सवाल जवाब हो चुके हैं। कल सुबह आपके साथ वापस मिलेंगे सुबह 7 बजे, तब आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है। और कल बड़ा इवेंट है ब्रेग्जिट का, वो तो हमारे मार्केट के बाद होगा वो इवेंट, राइट? तो कहीं ना कहीं तो हम परसों उस पर परसों उस पर ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, तो वो आपको परसों देखने मिलेगा। लेकिन कल आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट को कैसे ट्रेड करना है और भारतीय मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, कैसे क्यूज आ रहे हैं, और इसी समय आपके साथ जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।